प्रमोटर ट्विन स्टार 16 करोड़ शेयर बेच सकता है और इसके लिए फ्लोर प्राइस 258 रुपये प्रति शेयर का रखा गया है। डिटेल लेते हैं यतिन मोता से। बताइए यतिन, क्या है वेदांता में कल बिग ब्लॉक डील का दिन? तो सूत्रों के हवाले से हमको ये जानकारी आ रही है कि वेदांता के प्रमोटर्स और उनकी जो होल्डिंग एंटिटी है ट्विन स्टार होल्डिंग, उसके जरिए प्रमोटर्स लगभग 5% हिस्सा ब्लॉक डील के जरिए बेच सकते हैं गुरुवार को। और अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो लगभग 68% से थोड़ी ज्यादा हिस्सेदारी उनके पास करंटली मौजूद है, जिसमें से वो 5% हिस्सा बेचने वाले हैं। 5% हिस्सा यानी लगभग 16 करोड़ शेयर्स, जो हमारी जानकारी के हिसाब से हमको समझ रहा है 16 करोड़ शेयर्स वो बेचेंगे। फ्लोर प्राइस ब्लॉक डील का तय किया है लगभग 258 रुपये 50 पैसे, यानी करीब 5% डिस्काउंट पे ये सौदा होता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। और कुल वैल्यू जो ये ब्लॉक डील की है, क्योंकि ये 4.35% के आसपास बेचने वाले हैं, तो लगभग 4100 करोड़ रुपए यानी $500 मिलियन की ये डील मानी जा रही है। ऑब्वियसली अगर आप न्यूज़ रिपोर्ट्स देखें थोड़े दिनों पहले तो सजेस्ट कर रही थी कि वेदांता के प्रमोटर्स के पास काफ़ी कर्ज लिया हुआ है और उसको चुकता करने के लिए वो शेयर बेचने वाले हैं। ऑब्वियसली कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन हाँ, शायद ये डी लेवरेजिंग के प्रोसेस के चलते $500 मिलियन का ये स्टेक वेदांता के प्रमोटर्स बेचने वाले हैं ब्लॉक डील के जरिए। शुक्रिया यतिन। और अब बात करते हैं बाजार की। आज खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ा। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 677 अंक गिरकर 65,783 पर बंद हुआ। निफ्टी 207 अंक गिरकर 19,527 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा बिकवाली पीएससी, मेटल एनर्जी शेयरों में रही। ऑटो, बैंकिंग, रियल्टी शेयरों पर दबाव देखा गया। और मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, आज तो भारी गिरावट वाला दिन रहा, बाजार का मूड इतना खराब क्यों हुआ? देखिए, वो एक जो अमेरिकन डाउनग्रेड क्या अपडेट शुरू हुआ फिच की तरफ से, वहीं से ही ये सेंटिमेंट बैठा। रादर आप ये भी कह सकते हैं कि बाजार क्योंकि एक तरफा चाल दिखा चुका था तो थोड़ा एक रीज़न ढूंढ रहा था, कोई भी ऐसा रीज़न जिसकी वजह से थोड़ा हल्का होता हुआ दिखाई पड़े, और वो रीज़न आज उसे मिला भी, जिसके दम पर मार्केट्स में सेल ऑफ हुआ, थोड़ा सा बिकवाली आई। जानकार जो एक 19,500 का लेवल मान रहे थे, वो लेवल भी देखने को मिला इंट्राडे में, क्लोजिंग भी उसके ऊपर आते हुए दिखाई पड़ी। सभी इंडिसीज में बिकवाली रही आज। मिड कैप स्मॉल कैप में प्रेशर रहा, और जिसका इम्पैक्ट रहा कि पूरे मार्केट्स के अंदर ब्रॉडर बेस्ड सेल ऑफ आते हुए दिखाई पड़े। कम बिकवाली अगर आप कहेंगे तो थोड़ी बहुत आईटी में थी, थोड़ा रेजिलियंस था वहां पर, लेकिन मेजरली सभी सेक्टर्स में बिकवाली थी। मेटल लीड कर रहे थे इस बिकवाली को, तेज बिकवाली वहां थी। ऑटो, बैंकिंग, रियल्टी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज आज भी कामकाज कर रही थी, लेकिन इंट्राडे में बिकवाली कहीं ज्यादा थी। 1000 अंकों के आसपास तक का फॉल एक समय में निफ्टी बैंक को देखने को मिला, लेकिन लास्टली आते आते स्लाइटली रिकवरी या स्लाइटली अपटिक्स के बाद मार्केट एक डीप कट के साथ आज बंद होते हुए दिखाई पड़े। लेकिन यही दो बातें हैं कि एक तो बाजार ऑलरेडी बढ़िया हीटअप था, तो थोड़ा रीजन भी ढूंढ रहा था हल्का होने का, तो रीजन आज मिलते मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा। चलिए, ये तो लगा रहेगा बाजार में, लेकिन सुमित ये बताइए कि आज एक्शन कहाँ हुआ? लूजर्स और गेनर्स का हिसाब किताब क्या रहा? पहले अगर निफ्टी के कुछ गेनर्स की बात किया तो आज गेनर तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आप उम्मीद लगा सकते। तो डीवी स्लैब 1.5% ऊपर 3690 के जोन से बंद हुआ। नेस्ले 1.25% ऊपर, एचयूएल 1% और एशियन पेंट, यानी कुछ हद तक फार्मा और एफएमसीजी ने मार्केट को सपोर्ट दिया। बिकवाली थी सबसे ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प में, लगातार दूसरा दिन जबकि 4% टूटा। टाटा स्टील करीब 3.5% बिकवाली, टाटा मोटर 3.5% नीचे, और बजाज फिनसर्व 3% के आसपास बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में आज चला रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 7% ऊपर, इंडिया बुल्स हाउसिंग 5.5% ऊपर, जीएम फाइनेंशियल और बीईएमएल जहां पर खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में रेडिंगटन नंबर्स का इंपैक्ट 11% टूटा, एनएचपीसी 5%, आईआईएफएल फाइनेंस करीब 5%, एमएमटीसी रफली 5% बिकवाली यहां तो दिखाई पड़ी। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में प्रेशर था, तो केनरा बैंक 4%, पंजाब एंड सिंध 3%, बैंक ऑफ बड़ौदा 3% और पीएनबी करीब 3% बिकवाली आज के सत्र में यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। और बाजार के मूड की बात हो रही थी फिच के रेटिंग की, तो रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका की सोवरेन डेट की रेटिंग AAA से घटाकर AA+ कर दिया है। इसके बाद से बाजार में तेजी से गिरावट देखने को मिली। आखिर क्यों लिया गया है ये फैसला और क्या है इसके इम्प्लीकेशन, बताने के लिए हमारे साथ है नीरज वाजपेयी। नीरज जी, बताइए क्या है ये फैसला, क्यों लिया गया और बाजार के लिए क्या डरने की बात है? रेटिंग एजेंसी फिच ने अमेरिका के बॉन्ड की रेटिंग एक नॉच नीचे कम कर दी, यानी एक पायदान घटा दिया है।
पहले जो AAA थी उसको घटाकर AA+ कर दिया है। फिच ने ऐसा क्यों किया है? फिच ने 2 कारण बताए हैं। एक, उसने बताया कि सरकार का जो कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, 139% डेट टू GDP है उसकी वजह से। और दूसरा, उनको ये लगता है कि सरकार का जो गवर्नेंस मॉडल है वो थोड़ा थोड़ा इरोड हो रहा है, यानी जिस तरीके से सरकार मैनेज कर रही इकोनॉमी को उससे वो संतुष्ट नहीं है। इसलिए इन 2 कारणों की वजह से उन्होंने इसको डाउनग्रेड किया है। इसका असर क्या होगा? इसका असर ये होगा कि सरकार अब अगर इसको बहुत सीरियसली लेती है, उसके कदम उठाएगी, तो फिर उनको अपनी बैलेंस शीट कम करनी पड़ेगी, डेट थोड़ा कम करना पड़ेगा, हो सकता है ब्याज दरें और ज़्यादा इसमें बढ़ती हुई दिखे, तब जाके ये चीज़ सुधरेगी। लेकिन इसको बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आलोचना कर रहे हैं इसकी। उसमें बहुत सारे नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन शामिल है, उसमें मोहम्मद अल एरियन शामिल है। ये सब का ये कहना है कि फिच ने जो तरीका अपनाया है, जिस तरीके से ये रेटिंग डाउनग्रेड की है, वो सही नहीं है, क्योंकि ये कई पैमानों पे खरी नहीं उतरती है, बहुत एब्सर्ड है, ये पहेली जैसी लगती है। और कुछ का तो ये भी कहना है कि उन्होंने अपने ही मानकों को पूरा नहीं किया है, इसलिए इस रेटिंग को बहुत सीरियसली वो नहीं ले रहे हैं। सरकार की आलोचना अपनी जगह है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट इसकी आलोचना करते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। इसमें मूडीज एनालिटिक्स के भी लोग शामिल हैं, जिनका मानना है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 महीनों में अगर आप देखें तो यूएस की इकोनॉमी में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। इन्फ्लेशन घट के 3% पे आ गया है, पीसी इन्फ्लेशन भी 4% से नीचे आता हुआ दिख रहा है। इसके साथ ही जीडीपी में ग्रोथ 2.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर है। तो सरकार के जो प्रयास थे उसकी वजह से इकोनॉमी में एक बहुत बढ़िया मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है। इसलिए उनका कहना है कि हम सहमत नहीं है इस रेटिंग डाउनग्रेड से, क्योंकि इकोनॉमी रिवाइव कर रही है और कोई हार्ड लैंडिंग की संभावना नहीं है। तो इसको मिले जुले रुख में आपको देखना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर अगर एक रेटिंग घटाई गई है तो इसका कुछ ना कुछ असर आपको यूएस इकोनॉमी में और दुनिया भर के बाजारों में देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा असर करेंसी को लेकर के होगा, फ्लक्चुएशन होगा। इसीलिए यूएस की बॉन्ड यील्ड 4% से ऊपर निकल गई है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की मैं बात कर रहा हूं। और साथ ही डॉलर इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है। रिपरकशंस एशिया में भी होंगे। येन डॉलर के अगेंस्ट मजबूत हुआ है और इसका असर भारतीय करेंसी पे भी पड़ सकता है। हम सबको देखना होगा कि किस तरह का असर आने वाले दिनों में होगा, क्योंकि जब 2011 में एसएनपी ने डाउनग्रेड किया था तो उसका असर करीब 1 महीने तक रहा था, उसके बाद नॉर्मलसी लौटी थी। लेकिन इक्विटी मार्केट्स के लोगों को बहुत ज़्यादा इससे चिंता या डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेटिंग हमेशा पीछे के आंकड़ों पर दी जाती है जो बीत चुके होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी। और बढ़ते हैं खबरों में आगे। नेपियन कैपिटल के को फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर गौतम त्रिवेदी का कहना है कि फिच की रेटिंग घटाने के बाद यूएस मार्केट पर नजर है। अगर यूएस मार्केट रेटिंग को इग्नोर करता है तो भारतीय बाजार पर असर नहीं होगा। मुझे लगता है कि जिस तरह से अपना मार्केट इस साल और पिछले करीबन मुझे लगता है 8 या 9 महीनों में जो तेजी आई है अपने मार्केट में, इट हैज बीन लेड मोस्टली बाय फॉरेनर्स। अब आप देखिए कि पिछले अप्रैल से, इन पर्टिकुलर अप्रैल से जो तेजी आई है वो फॉरेन फ्लो से आई है। और जो रेटिंग की जो आप बात कर रहे हैं अमेरिका में, तो ये मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए कि आज और आने वाले हफ्ते में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है यूएस मार्केट्स पे। और जो यूएस मार्केट इसको इग्नोर करता है या उसको उनको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एक नॉच कम किया है, लेकिन जो वहां इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो मुझे लगता है यहाँ पे भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए उसकी वजह से। और अब बात करते हैं हरियाणा के मेवात में हुई हिंसा की। इस हिंसा के बाद पूरे इलाके में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। हरियाणा पुलिस के मुताबिक कल से कोई वारदात नहीं हुई है। हिंसा के मामले में अब तक 41 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 90 लोग हिरासत में लिए गए हैं। गुरुग्राम मस्जिद पर हमले के अलावा सोहना और बादशाहपुर में भी जो आगजनी हुई थी, इन सभी जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। इधर गुरुग्राम के सांसद इंद्रजीत सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें घटना और हालात की जानकारी भी दी है। इस बीच मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा बयान दिया और कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 20 कंपनीज पैरामिलिट्री की हमने बुलाई हैं, जिसमें से 14 कंपनीज नूह जिले में, 3 कंपनीज पलवल में, 2 गुरुग्राम में और 1 फरीदाबाद में। 4 कंपनीज की डिमांड आज हमने और की है बाहर के स्थानों के लिए। अभी तक 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 90 इसके अतिरिक्त और डिटेन किए गए हैं। पूछताछ करने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो बनेगी वो सब की जाएगी।
नू में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नू में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नू के साथ लगते ज़िले हैं फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुँच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। इधर दिल्ली एनसीआर में बजरंग दल वीएचपी के प्रदर्शनों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार सुनिश्चित करे कि कोई हिंसा ना हो और किसी तरह की हेट स्पीच ना हो। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 4 अगस्त को सुनवाई करेगा। डिटेल लेते हैं असीम से। बताएं असीम, क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, हरियाणा के नूह और मेवात में जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल दिल्ली एनसीआर के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि जितनी भी रैली, सभाएं या प्रदर्शन हो रहे हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाए। खासतौर पर कि यहाँ पर हेट स्पीच की जा रही है, लोगों को भड़काया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों और सरकार को निर्देश दिए कि आप सुनिश्चित करें कि यहाँ पर किसी भी तरह की हिंसा ना हो, सुरक्षा बलों की मात्रा को बढ़ाया जाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, पूरी सभाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए और जो सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच को लेकर के गाइडलाइंस है उसका पालन करवाया जाए। खासतौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि किसी भी तरह की हिंसा न होनी पाए। खासतौर पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अब दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई शुक्रवार को करेगा। शुक्रिया असीम। और मणिपुर में हिंसा के मुद्दे पर आज विपक्षी दलों के 31 सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा और राष्ट्रपति को मणिपुर के मौजूदा हालात और वहां हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी दी। खासतौर पर महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में राष्ट्रपति को अवगत कराया। विपक्ष की मांग है कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में सवालों के जवाब दें। राष्ट्रपति जी से हम मिले और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जो वहाँ एक इंडिया गठबंधन के लोग 21 लोग डेलीगेशन में गए थे। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी। और हंगामे की वजह से आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। इस बीच सांसदों के रवैये से नाराज ओम बिरला ने कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठने से इनकार कर दिया। उधर विपक्ष के बहिष्कार के बीच राज्यसभा में कामकाज जारी रहा। दिल्ली सेवा बिल पर जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने मोदी सरकार का समर्थन करने का फैसला किया है। इससे आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है क्योंकि वो इस बिल को राज्यसभा में रोकने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी इन पार्टियों पर भी निशाना साध रही है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। राज्य सरकार को की शक्तियों को ध्वस्त करने वाले कानून को सिर्फ दिल्ली के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखना चाहिए। अगर ये कानून और ये प्रयोग दिल्ली में सफल हो गया, भाजपा इसे दिल्ली में लागू करने में सफल हो गई, तो फिर ये देश के तमाम गैर भाजपा राज्यों में लागू किया जाएगा। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने भी ट्वीट करके बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस से पूछा है कि उन्हें इस बिल में क्या अच्छा लगा। चिदम्बरम ने कहा है कि मैं दिल्ली सेवा प्राधिकरण विधेयक का समर्थन करने वाले बीजेपी सांसदों को समझ सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस को विधेयक में क्या चीज अच्छी लगी। चिदम्बरम ने पूछा कि क्या उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में सत्तारूढ़ दोनों दलों को 3 सदस्यों के प्राधिकरण में ये ठीक लग रहा है, जहां मुख्यमंत्री केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त 2 अधिकारियों के मुकाबले सिर्फ 1 होगा। क्या उन्हें उस प्रावधान में अच्छाई दिख रही है जहां 2 अधिकारी कोरम का गठन कर सकते हैं और बैठक आयोजित कर सकते हैं और मुख्यमंत्री की भागीदारी के बिना फैसला ले सकते हैं?
क्या उन्हें उस प्रावधान में अच्छाई दिख रही है जहां 2 अधिकारी मुख्यमंत्री को खारिज कर सकते हैं? दिल्ली का बॉस कौन और क्यों छिड़ा है दिल्ली सेवा बिल पर घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुवार को लोकसभा में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पेश करेंगे। बिल में सरकार ने कई बदलाव किए हैं। कंपनियों पर लगने वाली अधिकतम पेनाल्टी भी घटाकर 250 करोड़ कर दी गई है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, क्या खास है इस बिल में? देखिए, उपभोक्ता का निजी डाटा लीक होना आम बात है। सरकार लंबे समय से कोशिश कर रही है कि एक कानून लेकर के आ जाए जिससे कंपनियों की जवाबदेही तय की जाए। गुरुवार को आईटी मंत्री लोकसभा में पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पेश करेंगे। इस बिल में ड्राफ्ट बिल के मुकाबले कई सारे बदलाव किए गए हैं। कंपनियों पर पेनल्टी की मात्रा घटाई गई है। पहले कंपनियों के ऊपर 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी लग सकती थी, लेकिन अंतिम बिल में सिर्फ 250 करोड़ रुपए की पेनल्टी कंपनियों के ऊपर लगेगी। कंपनियों को डाटा ग्रीवियंस अधिकारी की नियुक्ति करनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति का डाटा लीक होता है तो उस ग्रीवियंस अधिकारी को अपनी शिकायत कर सकता है। कंपनियों को इंडिपेंडेंट डाटा ऑडिटर नियुक्त करने पड़ेंगे। स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिल रही है। पहले लग रहा था कि स्टार्टअप्स भी बिल के शिकंजे में आएंगे, लेकिन कंपनियों के डाटा वॉल्यूम के आधार पर कंपनियों को छूट दी जा सकती है। तो ये कई सारे बदलाव हैं जो कि इस पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि क्या विपक्ष इसका विरोध करता है, ये बिल लोकसभा में पारित होता है या फिर इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है, क्योंकि इसको लेकर के काफी लंबे समय से काफी विरोध चल रहा है। शुक्रिया असीम। और आजकल लोग कहीं भी किसी का भी वीडियो बनाने लगते हैं। कभी कभी ऐसे वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग भी होती है। क्या है आपकी प्राइवेसी के हक और कहां कर सकते हैं आप शिकायत? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी चर्चा, शाम 5:57 पर। लखनऊ दिल्ली रूट पर चलने वाली पहली कॉर्पोरेट ट्रेन बंद होने वाली है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब तेजस की जगह वंदे भारत चलेगी। डिटेल समझते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, ये ट्रेनों की अदला बदली क्या हो रहा है? देखिए, अक्टूबर 2019 में आईआरसीटीसी ने काफी जोश और उत्साह के साथ देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन तेजस को लॉन्च किया था। शुरुआती दिनों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर वक्त आईआरसीटीसी की ओर से चलाई जा रही तेजस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, खासतौर पर ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। अब हमें सूत्रों से एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि रेल मंत्रालय लखनऊ से दिल्ली रूट पर तेजस की जगह वंदे भारत चलाने पर विचार कर रहा है। काफी पॉपुलर ये रूट है, फुटफॉल यात्रियों की अच्छी खासी रहती है, लेकिन अगर हम तेजस की बात करें तो यहाँ पर फुटफॉल कम रही, ऑक्यूपेंसी लगातार घटती हुई दिखाई दी। यही वजह है कि अब वंदे भारत को तेजस के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि रेलवे के आला अधिकारी लखनऊ से दिल्ली रूट पर टाइमिंग और किस सेक्शन पर वंदे भारत को चलाया जाए, इस पर मंथन कर रहे हैं। जो शुरुआती वजह है वो मुख्य तौर पर यही है कि घटती हुई ऑक्यूपेंसी और जो इसका किराया है, मेल एक्सप्रेस या फिर राजधानी ट्रेनें जो इस रूट पर चल रही है उनके मुकाबले ज़्यादा है, खासतौर पर अगर हम एग्जीक्यूटिव क्लास की बात करें। अब सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि जल्द ही ये फैसला लिया जा सकता है कि तेजस को बंद करके वंदे भारत को चलाया जाए लखनऊ से दिल्ली रूट पर। शुक्रिया दीपाली। और आगे बढ़ते हैं। जाने माने आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई का निधन हो गया है। आशंका है कि नितिन देसाई ने आत्महत्या की है। करजत के स्टूडियो में उनकी बॉडी मिली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नितिन को बेहतरीन आर्ट डायरेक्शन के लिए 4 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। नितिन ने लगान, देवदास, बाजीराव मस्तानी और जोधा अकबर जैसी बड़ी फिल्मों के सेट डिजाइन किए थे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।